चैप्टर्स 385, 386, 387, 388। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 385, रहम, रंजिश, चाहत, नफरत। ओ, ऐसा कौन सा तरीका है? फैंग युआन ने अपनी भावें उठाई। इस मामले के लिए मुझे काफी पहले से शुरू करना पड़ेगा। चू जियो ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो पुरानी यादों में डूब गया हो। उसके चेहरे पर नफरत, दुख, गहरी मोहब्बत और कई उलझे हुए भाव आ रहे थे। मेरे पास तुम्हारी कहानी सुनने का टाइम नहीं है, फैंग युआन ने सीधा साधा बीच में ही टोक दिया। चू जियो का गला सूख गया। तो फिर मेन शॉट में बताता हूं। मेरा असली नाम जेंग आ एनायू था। मैं एक किसान था जो जड़ी बूटियां जमा करके अपना गुजारा करता था। एक बार बदकिस्मती से मैं एक पहाड़ से गिर गया, लेकिन इस हादसे में भी मेरा फायदा हो गया और मैं शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड में पहुंच गया। वहां लैंड स्पिरिट का टेस्ट पास करके मेन शैडो सेक्ट का डिसाइपल बन गया। सेक्ट में सिर्फ 2 हाई डिसाइपल द लो और एक सीनियर सिस्टर। सीनियर सिस्टर का सरनेम चेन और नाम जियो था। वो बिल्कुल किसी परी जैसी खूबसूरत थी। उस बचपन से हाईलैंड स्पिरिट ने पाला था और उसने कभी ब्लेस्ड लैंड नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसका नेचर एकदम बच्चों जैसा मासूम था। मैं पैदाइशी बेहद बदसूरत था और हमेशा लोग मुझे चिढ़ाते दी और मेरा मजाक यू डेट थे। लेकिन सीनियर सिस्टर हमेशा मुझसे प्यार से और गर्माजोशी से पेश आती थी। धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आने लगी। हमने ब्लेस्ड लैंड के समुंदर के सामने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। हमने साथ में कल्टीवेशन की और लाइफ एंड डेथ दूर के गहरे राज तक पहुंचे, लाइफ गु और डेथ गु हासिल किए। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा वक्त था और मैंने सोचा था कि यह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। एक अर्थ कैलामिटी के बाद लैंड स्पिरिट जख्मी हो गई और हाइबरनेशन में चली गई। ब्लेस्ड लैंड में एक सुराख बन गया जो उस बाहर की दुनिया से जोड़ता था, जिससे एक बदमाश अंदर घुस आया। ये बदमाश उस वक्त बुरी तरह जख्मी था, और अगर मुझे पता होता कि उसकी वजह से आगे क्या होने वाला है तो मैंने यूज वही मौके पर ही मार दिया होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और उल्टा उस बचा लिया। उसने दावा किया कि उसका सरनेम शांग है और उसके बाल खून जैसे लाल थे। उसकी बातों में जादू था और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसने ठीक होने के दौरान धीरे धीरे सीनियर सिस्टर को धोखे में ले लिया। उसकी शक्ल सच में मुझसे थोड़ी बेहतर थी और उसने अपने हैंडसम चेहरे का इस्तेमाल करके सीनियर सिस्टर का दिल जीत लिया। सीनियर सिस्टर मासूम और अनजान थी। वो उससे जितनी बातें करती उतनी ही खुश होती जाती। आखिर में वो खुद आगे बढ़कर हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी। इस बात पर हमारे बीच कई बार झगड़े हुए, हमारी काफी अनबन हुई। अस चोर के ठीक होने के बाद मैं न्यूज़ निकालना चाहता था और सीनियर सिस्टर के साथ अपनी फेरीटेल लाइफ जीना चाहता था। लेकिन किसने सोचा था कि उसका दिल पहले ही बदल चुका था और उसने हमारी यूएस वक्त ली हुई कसम तोड़ दी, मुझे जख्मी किया और यूएस बदमाश के साथ भाग गई। मुझे सच में बहुत पछतावा हुआ। मुझे अपने रहम पर पछतावा हुआ जिसने ये तबाही लाई, और मुझे सीनियर सिस्टर चैनजियो से नफरत हुई कि वो किसी और से प्यार कर बैठी, और उससे भी ज्यादा नफरत यूएस कमीने बदमाश से हुई जिसने मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली। अपने जख्मों से ठीक होने के बाद मेन ब्लेस्ड लैंड छोड़कर सदर्न बॉर्डर में भटकने लगा, इस हरामी जोड़े की तलाश में। लेकिन मुझे क्या पता था कि यूएस बदमाश का स्टेटस बहुत ऊंचा था और वो शान क्लैन का लीडर था। चू जियो रुका और फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उस अपनी पिछली जिंदगी की यादों की वजह से पर्दे के पीछे की कई बातें पता थी और वो उसकी बातों के बीच में ही समझ गया था कि चू जियो किसके बारे में बात कर रहा है। चू जियो, फैंग युआन की इस बेरुखी पर बस एक झूठी मुस्कान दे सका। लगता है तुमने उनकी पहचान का अंदाजा लगा लिया है। सही कहा, वो चोर कोई और नहीं बल्कि शांग क्लैन का मौजूदा लीडर शांग यानफी है और मेरी सीनियर सिस्टर चेन जियोहाई डॉक्टर सू शो है। शांग क्लैन एक सुपर क्लैन है जबकि मैं अकेला हूं। मैं इतने सालों से सदर्न बॉर्डर में भटकता रहा और इस हरामी जोड़े से निपटने के लिए बहुत मेहनत की। बदकिस्मती से मैं आज यहां मरने वाला हूं और अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा। ही। फैंग युआन शांति से आखिर तक सुनता रहा और अचानक हंस पड़ा। उसने जमीन पर बैठे चू जियो को देखा। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थी। किलर गोस्ट डॉक्टर, प्लान तो तुमने काफी अच्छा बनाया है। तुम्हारी बातों के हिसाब से शैडो सेक्ट में सिर्फ तुम और चेन जियो हो। अगर तुम मर गए तो मुझे लाइफ एंड डेथ दूर के बारे में इंफॉर्मेशन शांग यानफी और डॉक्टर सू शो से लेनी पड़ेगी। लेकिन वो मुझे शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड के मामले इतनी आसानी से क्यों बताएंगे? इस वक्त हमें लड़ना पड़ेगा, और चाहे कोई भी जीते, दोनों हाई सूरतों में फायदा तुम्हारा होगा। हा, लिटिल बीस्ट किंग,
तुम काफी मुफ्त और साफ साफ बोलते हो। जो लोग सिर्फ साजिशें रचते हैं वो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच एकदम साफ है और काम करने का तरीका दबंग। तुम सच में एक जबरदस्त इंसान हो जिसे अभी दुनिया को हिलाना बाकी है। तुम सही हो, यही मेरा प्लान है। ये एक खुली साजिश है और तुम इसे पहले ही समझ चुके हो, तो क्या तुम अब भी उनसे शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड के बारे में पूछताछ करने जाओगे? किलर गोस्ट डॉक्टर जोर से हंसा। फैंग युआन ने इस रैंक 5 गू मास्टर को कुछ देर देखा और फिर एक सांस छोड़ते हुए कहा, बिल्कुल। लाइफ एंड डेथ डोर वक्त की नदी की तरह एक पुराने समय का फॉरबिडन ग्राउंड था। उस जगह पर बहुत से अनोखे गू रहते थे। स्प्रिंग ऑटम सकारा वक्त की नदी में मौजूद था। लाइफ एंड डेथ डोर में भी नेचुरली ऐसे ही इमॉर्टल गू थे। इतने बड़े फायदे को देखकर फैंग युआन का दिल न पिघले, ये नामुमकिन था। इसलिए वो चू जियू की साजिश साफ साफ जानता था, लेकिन फिर भी वो इसमें कूदने वाला था। चू जियू जोर से हंसा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिटिल बीस्ट किंग, भले ही तुम नई जनरेशन के टैलेंट हो, मैं सच में तुम्हारी तारीफ करता हूं। मैं सच में इस फ्यूचर का इंतजार करूंगा जब तुम यूएस हरामी जोड़े से टकराओगे। अफसोस है कि मैं ये देख नहीं पाऊंगा। हमारे शैडो सेक्ट में जिंदगी और मौत को देखने का नजरिया अलग है। हम इस अनजान लोगों के समुंदर में जिंदगी की वजह से मिले और मेरी मौत तुम्हारी वजह से होगी, ये सच में एक अजीब किस्मत है। शायद तुम्हारी किस्मत में हाई शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड और लाइफ एंड डेथ डोर को ढूंढना लिखा है। मैं ये अजीब किस्मत तुम्हें ही दे देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम इसे पकड़ लोगे। चू जियू शांत हो गया और उसकी निगाहें गहरी हो गई, जैसे उसने जिंदगी और मौत को समझ लिया हो। अगर मैं अब मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, आखिर इस दुनिया में कौन हमेशा जिंदा रह सकता है? लंबी जिंदगी मिल सकती है लेकिन अमर होना एक नामुमकिन ख्वाब है। यहां तक कि वो इमॉर्टल वेनरेबल और डेमन वेनरेबल भी आखिर में राख ही बन जाते हैं। लिटिल बीस्ट किंग, मैं अपनी जान खुद लड़ लूंगा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर उसने अपनी जबान काटकर खुदकुशी कर ली। खून की पिचकारी निकली और उसकी जिंदगी चली गई। गोस्ट डॉक्टर, जो फ्यूचर में 4 महान डॉक्टर्स का सरदार बनता, इस तरह मर गया। मैंने सोचा नहीं था कि इस गोस्ट डॉक्टर को मारकर मुझे इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड, लाइफ एंड डेथ डोर। अगर मैं इन पर कब्जा कर पाया तो ये मेरी बादशाहट की नींव बनेंगे। लगता है मुझे अपना प्लान फिर से बदलना पड़ेगा। हर वो गू मास्टर जो रैंक 5 तक कल्टिवेट करता था, उस सबसे काबिल बनने के लिए कई कंपटीशन से गुजारना पड़ता था। उनमें से कोई भी सीधा साधा कैरेक्टर नहीं था। उन सबके पास अपने अपने मौके, फायदे, ट्रम्प कार्ड्स और राज थे। अभी ब्लेस्ड लैंड में सारे रैंक 5 गू मास्टर्स को फैंग युआन ने खत्म कर दिया था। टाइम यू बाई, वूगी, कुमो, वू लैन शन और चू जियू, सबकी अपनी अलग पहचान, गहरी नींव और ताकतवर शक्ति थी। अगर अभी का फैंग युआन उनसे अकेले लड़ता तो उनमें से कोई भी उस आसानी से दबा सकता था। वो उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। तो डॉक्टर सू शो का असली नाम चेन जियू था, जबकि किलर गोस्ट डॉक्टर ने अपना नाम चू जियू रखा। लगता है नफरत प्यार से ही पैदा हुई थी। कोई हैरानी नहीं कि मेरी पिछली जिंदगी में ये टियन माउंटेन की लड़ाई के दौरान वो खुद वहां गया और यूएस भंवर में कूद गया, शांग यानफी को चैलेंज किया और डॉक्टर सू शो का सामना किया। और जब उस कैदी बना लिया गया तो उसने यूएस वक्त के मामले का खुलासा किया और शांग यानफी के हाथों मारा गया। जहां तक इन तीनों के बीच उलझे रहम, रंजिश, चाहत और नफरत की बात थी, फैंग युआन इस पर कोई फैसला नहीं करना चाहता था। चू जियू से हमदर्दी, लेकिन डॉक्टर सू शो का फैसला भी बिल्कुल समझ में आने लायक था। अमीर को पसंद करना और गरीब से नफरत, बदसूरती से नफरत और खूबसूरती से प्यार, ये तो दुनिया में आम बात है। शांग यानफेई सदर्न बॉर्डर का एक मशहूर हैंडसम आदमी था। उसकी तुलना चू जियू से करना एक दिन था तो दूसरा रात। डॉक्टर सू शो को चू जियू से गहरा लगाव होने की मुख्य वजह यह थी कि वो मासूम थी और चू जियू पहला मर्द था जिसे उसने देखा था। और बाद में जब वो शांग यानफी से मिली तो उसकी ऊँख खुल गई और उसके पास तुलना करने के लिए कोई था। इसके अलावा चेन जियू वो थी जिसे फितरतन खूबसूरती पसंद थी। जब कोई मरीज उसके पास आता तो वो पहले उसकी शक्ल देखती। अगर वो बदसूरत होते तो वो उनका इलाज नहीं करती। अगर वो आम होते तो ये उसके यूएस वक्त के मूड और मरीज की फीस पर डिपेंड करता। अगर वो खूबसूरत और सुंदर होते तो वो उनका तुरंत इलाज करती और फीस भी नहीं लेती। किसी ने इसके लिए उसकी आलोचना की तो उसने आत्मविश्वास से बहस की, तुम बदसूरत लोग, तुम्हारा जिंदा रहना ही जिंदगी की खूबसूरती पर दाग है। तुम सबको बस मर जाना चाहिए और सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। जहां तक खूबसूरत चीजों की बात है, हमें उन्हें हर तरह से संजोना और बचाना चाहिए।
इन शब्दों ने यूएस समय शांग क्लैन सिटी में हंगामा मचा दिया था। आखिर में शांग यानफी ने खुद आकर इस मामले को दबाया। शांग क्लैन सिटी में डॉक्टर सू शू की पोजीशन अनोखी थी। जब फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ने शांग क्लैन सिटी में डॉक्टर सू शो को एक साथ देखा था तो उसके रवैये में अंतर साफ था। वो फैंग युआन के प्रति बेरुखी दिखा रही थी जबकि बाइनिंग बिंग के प्रति बहुत नर्म और प्यार से पेश आ रही थी। लेकिन वैसे चारों महान डॉक्टर्स की अपनी अपनी खासियत है। किलर गोस्ट डॉक्टर और डॉक्टर सू शो को छोड़ दें तो ट्रैवलिंग डॉक्टर जिऊ जी को एक बूढ़े भिखारी का भेष बदलकर इधर उधर भटकना पसंद है। और डिवाइन डॉक्टर शेंग शो एक मर्द है जिसे दूसरे मर्द पसंद हैं। फैंग युआन ने आराम से सोचते हुए किलर गोस्ट डॉक्टर के सारे गू निकाल लिए। चू जिऊ के पास बहुत सारे गू वॉर्म्स थे। उनमें से ज्यादातर हीलिंग गू दी और उसके अलावा मूवमेंट गू थे। उसके पास रैंक 5 हीलिंग गू नहीं था, लेकिन उसके पास एक रैंक 5 मूवमेंट गू था जिसे वॉप गू कहते थे। वॉप गू का आकार अजीब था और वो एक तले हुए आड़े टेढ़े मैदे जैसा दिखता था। उसका गहरा सुनहरा शरीर 7 से 8 बार मुड़ा हुआ था। उसका सिर उसके शरीर के चारों तरफ लिप्त हुआ था। उसकी ऊँट और पंख आगे पीछे थे, जैसे उसके बनाने वाले ने उस जोश में बना दिया हो। हालांकि ये शक्ल उसके असली मालिक की शक्ल से मेल खाती थी। फैंग युआन ने यूज थोड़ा देखा और फिर स्टोक कर लिया। फिर उसने बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटर गू का इस्तेमाल करके चूजिऊ का अपचर निगल लिया। चूजिऊ की लाश को देखते हुए वो मुस्कुराया। चूजिऊ, तुम सच में बहुत चालाक हो। अगर मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी की यादें ना होती तो मैं सच में तुम्हारे धोखे में आ जाता। हालांकि चूजिऊ मर चुका था, उसने अपने जिंदा होने का एक मौका छुपा रखा था। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में यीटियन माउंटेन की लड़ाई के बीच में चूजिऊ का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद वो फिर से जिंदा हो गया, जिससे राइचस और डेमोनिक पाथ दोनों ही बेहद हैरान हो गए। पता चला उसने रेमनेंट लाइफ गू का इस्तेमाल किया था। रेमनेंट लाइफ गू एक रैंक 5 एक्सपेंडेबल गू था, और जब तक एक गू मास्टर का शरीर मरने के बाद सही सलामत रहता है वो कुछ समय बाद धीरे धीरे ठीक होकर जिंदा हो सकते हैं। हालांकि क्योंकि चूजिऊ ब्लेस्ड लैंड में था, उसके शरीर में रेमनेंट लाइफ गू का लो फ्रैगमेंट हेवनली पावर द्वारा दबा दिया गया था और वो फिलहाल एक्टिवेट नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे ब्लेस्ड लैंड धीरे धीरे टूटेती उसकी दबाने की शक्ति कमजोर हो जाती और रेमनेंट लाइफ गू की शक्ति फिर से एक्टिवेट हो सकती थी और उस जिंदा कर सकती थी। चूजिऊ ने फैंग युआन की बार बार तारीफ की थी और ऐसा नाटक किया था जैसे वो बेफिक्री से मौत का सामना कर रहा हो। ये सब फैंग युआन पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए था ताकि उसकी मौत के बाद उसकी लाश को फैंग युआन चीरे फाड़े नहीं। सच तो यह है, फैंग युआन को भी लाशों के टुकड़े करने की आदत नहीं थी। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बनाऊंगा। फैंग युआन ने बेरहमी से हमला किया और जल्द हाइचू जिऊ की लाश के कीमा कीमा कर दिए। वो कुछ देर तक झिझका और अब भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने खून और मांस के यूएस ढेर को जलाकर राख कर दिया। अपनी हथेली के एक इशारे से राख उड़ गई और हर जगह फैल गई। चू जिऊ, अगर तुम इसके बाद भी जिंदा हो गए ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम में दम है। हा 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 हा। चैप्टर 386, वो भी मारा गया। ये 48वां 48th राउंड है। वू शेनटोंग ने अपने दिल में गिना। वो क्लैन से था, सदर्न बॉर्डर का नंबर 1 सुपर क्लैन। उनकी नींव बहुत गहरी थी और वो राइचस पाथ के सबसे बड़े बादशाह थे। और वो क्लैन में एंस्लेवमेंट पद का खास तौर से तैयार किया गया गू मास्टर था। एंस्लेवमेंट में उसकी महारत को कम नहीं आंका जा सकता था। वू शेनटोंग का नाम भले ही दबंग लगता हो, लेकिन सच में वो एक तीली जैसा पतला था। उसकी त्वचा पीली थी और वो एक बीमार स्कॉलर जैसा दिखता था। सच तो यह है कि कभी उसके कंधे चौड़े और कमर पतली थी और उसके पास एक परफेक्ट बॉडी थी। लेकिन एक लड़ाई में यूज लॉन्ग किंग टियन के जड़े स्काईगू जहर ने पकड़ लिया। वो इलाज के लिए डिवाइन डॉक्टर शेंगशो के पास गया। डिवाइन डॉक्टर शेंगशो ने उसकी छाती को छुआ। उसकी यूनी चमक रही थी जब उसने आ भरी, तुम बहुत देर से आए। गू जहर तुम्हारी हड्डियों के गुड़े तक पहुंच गया है। मैं तुम्हारी जान और कल्टीवेशन बचा सकता हूं, लेकिन क्योंकि यह जहर बहुत गहरा है इसे हटाया नहीं जा सकता। ए फ्लैट से तुम्हें यहां कुछ समय के लिए इलाज के लिए आना होगा। मैं तुम्हारा रेगुलर इंटरवल्स पर डिटॉक्स करने में मदद करूंगा। जेड स्काई गू के जहर की वजह से वू शेनटोंग हर दिन पतला होता गया और आखिर में इस हाल में पहुंच गया। पता नहीं मेरा अगला ओपोनेंट कौन सा गू मास्टर है। वू शेनटोंग कोहरे में चला, उसकी निगाहें गंभीर थी। अभी थोड़ी देर पहले 3 ऑप्शंस में से उसने सामने वाला रास्ता चुना था। किंग क्वीन इनहेरिटेंस में आगे के स्टेजेस में ज्यादा ऑप्शंस आने लगे।
ज्यादातर गू मास्टर सुरक्षा के लिए डॉग ग्रुप से लड़ना चुनते, और सच तो यह है कि वो सिर्फ मजबूरी में दूसरे गू मास्टर्स को चुनते थे। डॉग ग्रुप कितना भी बड़ा हो, वो तो जानवर ही। एक गू मास्टर के मार्गदर्शन में भले ही डॉग ग्रुप कमजोर हो, उनसे बड़ा खतरा होता था। वू शेनटोंग ने इसके विपरीत दूसरा रास्ता अपनाया। जब भी उस किसी दूसरे गू मास्टर से लड़ने का मौका मिलता, वो कोई और रास्ता नहीं चुनता। एंस्लेवमेंट पाथ की मास्टरी की बात करें तो मेन सदर्न बॉर्डर में टॉप टियर हूं। इस सांचा माउंटेन पर मैं लगभग सबसे बेहतर हूं। सिर्फ 2 लोग मुझे धमका सकते हैं। एक है वुगी, क्योंकि वो रैंक 5 गू मास्टर है जो कभी एंस्लेवमेंट पथ पर चला था। लेकिन अफसोस, एंस्लेवमेंट पाथ में बहुत रिसोर्सेस लगते थे और उस बीच में ही रास्ता बदलना पड़ा। दूसरा है जांग सैन सैन। वो एक सच्चा एंस्लेवमेंट गू मास्टर है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन मुझसे कम है। एंस्लेवमेंट पाथ में वू शेनटोंग को बड़ा फायदा था। सीनियरिटी के हिसाब से जांग सैन सैन उसका जूनियर था। इस किंग क्वैन इनहेरिटेंस में भले ही यूज वूगी से आमने सामने लड़ना पड़े, उसको कोई डर नहीं था। इतनी बड़ी ताकत के साथ उस जाहिर है अपने दुश्मनों को टारगेट करना था और जितने हो सके उतने कंपेटिटर्स को खत्म करना था। आखिर में वो अकेला रह जाएगा इस किंग क्वैन इनहेरिटेंस को निगलने के लिए। यह वू शेनटोंग की होशियारी थी। अगर मेन गिनूं तो मेरा अगला ओपोनेंट 23वां होना चाहिए। ही, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मुझे उकसाया। वू शेनटोंग ने मन हाय मन नाक सिकोड़ी और अपने कदम रोक लिए। उसके पास उसके डॉग्स का ग्रुप उसकी हिफाजत में खड़ा था। उसने कोहरे के दूसरे छोर को देखा। कोहरे से सड़ती हुई खाल वाले हरे बैंगनी कुत्तों का एक झुंड निकला। ओ, कॉप्स डॉग्स! वू शेनटोंग हल्के से हंसा। वो जानता था कि ये कुत्ते इनहेरिटेंस के शुरू में बहुत काम आते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुत्ते लाशों को खाकर अपने घाव भर सकते थे। लेकिन बाद के हिस्सों में यह कॉप्स डॉग्स कमजोर होते जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुत्ते लाइटनिंग सिंबल डॉग्स जितने तेज नहीं थे, उनका डिफेंस स्टील आर्मर डॉग्स से कम था, और वो क्रिसैंथेमम अकीटर डॉग्स जितने एकजुट नहीं थे। सिर्फ वो अधकचरे एंस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर्स हाई इन बेकार कॉप्स डॉग्स को पसंद करते हैं। अलग अलग पाथ्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो लोग एंस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर्स नहीं हैं, वो भला बिना दशकों के अनुभव के एंस्लेवमेंट पाथ का असली मतलब कैसे जानेंगे? वू शेनटोंग ने अंगू मास्टर्स के बारे में सोचा और नफरत से हंसा। लेकिन अगले हाईपैल उसने हल्की सी तेवर चढ़ाई। उसके सामने कोहरे से कॉप्स डॉग्स लगातार निकलते जा रहे थे। इनकी गिनती थोड़ी ज्यादा है, लगता है जीतने के लिए मुझे एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी, वू शेनटोंग ने सोचा। लेकिन जल्द ही कॉप्स डॉग्स के साथ साथ अलग अलग किस्म के कुत्ते भी उसकी नजरों में आने लगे। क्रिसैंथेमम अकीटर डॉग्स, इनकी गिनती थोड़ी ज्यादा है। लगता है इस बंदे को एंस्लेवमेंट पाथ में कुछ हद तक महारत हासिल है। वू शेनटोंग ने हल्के से सर हिलाया। क्रिसैंथेमम अकीटर डॉग्स और कॉप्स डॉग्स का कॉम्बिनेशन, भले ही उनकी गिनती थोड़ी ज्यादा हो, उनका फॉर्मेशन बहुत कमजोर है। मुझे बस कुछ डॉग किंग्स को आगे भेजेकर चार्ज करना होगा और वो आसानी से बिखर जाएंगे। जब तक मैं जबरदस्ती से काम करूंगा, मैं उन्हें हरा पाऊंगा और जीत हासिल कर लूंगा। दूसरी पार्टी के पास हेडगे डॉग्स भी हैं? कोहरे से वू शेनटोंग ने हेडगे डॉग्स को आते देखा। ये कुत्ते, उनके पूरे शरीर पर कांटे भरे हुए अनपढ़ हमला करने का मतलब था खुद को जख्मी करना। अगर स्टील आर्मर डॉग्स जिनके पास बड़ा डिफेंस था, उन्हें सख्त कहा जाता था, तो ये हेज डॉग्स कांतों के साथ सख्त थे। उन्हें खत्म करने के लिए, अपने गले छिदवाने के लिए तैयार रहना पड़ता था। इतने सारे हेडगे डॉग्स! लगता है ये आदमी किस्मत वाला है, इतना बड़ा ग्रुप जमा करने में कामयाब रहा। मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं थी? वू शेनटोंग ने आ भरी, तुरंत अपनी लड़ाई की स्ट्रेटेजी बदल दी। दुश्मन के पास हेडगे डॉग्स हैं, मेन स्टील आर्मर डॉग्स को वैंगार्ड बनाऊंगा और लाइटनिंग सिंबल डॉग्स से फ्लैंक करूंगा। जब वो लड़ाई में उलझेंगे, स्टील आर्मर डॉग्स चार्ज करेंगे और लाइटनिंग सिंबल डॉग्स के साथ घेर लेंगे, आसानी से जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन हेडगे डॉग्स के आने के बाद कोहरे से बड़ी संख्या में लाइटनिंग सिंबल डॉग्स भी निकलने लगे। वू शेनटोंग का चेहरा गंभीर हो गया। डॉग ग्रुप के आने का मतलब था कि उसकी पहली स्ट्रैटेजी अब काम नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दुश्मन के पास लाइटनिंग सिंबल डॉग जैसा तेज कुत्ता था, वो उस उल्टा फ्लैंक कर सकते थे। सोचो, उनके पास लाइटनिंग सिंबल डॉग्स भी हैं, और वो भी इतने सारे। उसकी नज़र में ज्यादा से ज्यादा लाइटनिंग सिंबल डॉग्स आने लगे और वू शेनटोंग का चेहरा बिगड़ने लगा। उसने सोचा, दूसरी पार्टी के पास इतने सारे कुत्ते हैं, इसे किस्मत से नहीं समझाया जा सकता। साफ है,
दूसरा बंदा भी एक अनुभवी एनस्लेवमेंट पाथगू मास्टर है जो उस पहले से ही धमका सकता है। कौन है ये? वूगी या जैंग सनसन? कोई भी हो, ये एक कठिन लड़ाई होगी। मैं सिर्फ अपनी लड़ाई की तकनीक को इम्प्रोवाइज कर सकता हूं और उसके अनुसार बदल सकता हूं। शुक्र है मेरे पास एक टोकन है। ऐसा सोचते हुए वू शेनटोंग का दिल शांत हो गया। उसने अपने डॉग ट्रूप पर एक नजर डाली। वहां कुत्तों का एक ग्रुप जमीन पर लेटा हुआ था, लगभग 120 कुत्ते आम कुत्तों से 2 गुना बड़े थे। उनके पंजे तेज थे और उनकी पीठ चौड़ी और मोटी थी, जबकि उनकी नाक और मुंह शेर जैसे थे। यह हैवी टाई डॉग था। हैवी टाई डॉग का डिफेंस स्टील आर्मर डॉग्स के बराबर था। एकजुटता की बात करें तो वो क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स से मेल खाते थे। इस किंग क्वान इनहेरिटेंस में 100 तरह के कुत्तों में से सिर्फ कुछ ही मुख्य ट्रूप का हिस्सा बन सकते हैं। हैवी टाई डॉग उनमें से एक है। लाइटनिंग सिंबल डॉग, क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग और स्टील आर्मर डॉग, ये कुत्ते बहुत एक्सट्रीम हैं। उनकी कमजोरियां बहुत साफ हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ हैवी टाई डॉग जैसे कुत्ते पर ही भरोसा किया जा सकता है। उनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी, उनकी लड़ाई की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। वू शेनटोंग ने अपने हैवी टाई डॉग्स को देखा, संतुष्ट महसूस करते हुए। ये उसने बहुत मुश्किल से बचाए थे। आम लड़ाइयों में वो उनका इस्तेमाल नहीं करता था, अब तक के लिए बचाकर रखा था। लगता है ये एक मुश्किल लड़ाई होगी। मुझे हैवी टाई डॉग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जब मैं हमला करूंगा तो दुश्मन बहुत हैरान होगा। हाँ हाँ हाँ, ये सोचते हुए वू शेनटोंग के होठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन अगले हाई पैल उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। कोहरे के दूसरे छोर से हैवी टाई डॉग्स भी निकलने लगे। दूसरी पार्टी के पास भी हैवी टाई डॉग्स हैं। वास्तव में वो एनस्लेवमेंट पाथ के एक्सपर्ट हैं। वो स्वाभाविक रूप से हैवी टाई डॉग्स की श्रेष्ठता को समझते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ रखे हैं। कोहरे से और भी हैवी टाई डॉग्स निकलने लगे और वू शेनटोंग की एक सिकुड़ने लगी। उसकी भावों पर सिलवटें पड़ गई। इतने सारे, उनके पास इतने सारे हैवी टाई डॉग्स क्यों हैं? उसने हमेशा हैवी टाई डॉग्स को अपना ट्रम्प कार्ड माना था। अपने दुश्मन के पास उन्हें देखकर वू शेनटोंग पर बहुत मानसिक दबाव पड़ा। अचानक वू शेनटोंग की पुतलियां सिकुड़ गई जब उसने कोहरे को घूरा। उसने एक दबंग डॉग किंग देखा। हैवी टाई डॉग किंग। उनके पास असल में एक हैवी टाई डॉग किंग है। वू शेनटोंग ने यह देखा और उसका दिल डूब गया। डॉग किंग के साथ डॉग ग्रुप की लड़ाई की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इससे भी जरूरी बात, वू शेनटोंग के पास जवाब देने के लिए हैवी टाई डॉग किंग नहीं था। उसका ट्रम्प कार्ड उसके दुश्मन के डॉग किंग से दब जाएगा और उसकी लड़ाई की ताकत आम से भी कम हो जाएगी। बस एक पाल में उसका ट्रम्प कार्ड खत्म हो गया। मुश्किल लड़ाई, ये एक अभूतपूर्व मुश्किल लड़ाई होगी। कौन है ये? वूगी या जैंग सनसन? इनमें से एक ही होना चाहिए। ज्यादा चांस है कि ये वूगी है। वू शेनटोंग का इस लड़ाई के प्रति आत्मविश्वास खत्म हो गया था। दुश्मन की सेना मुझसे बड़ी है, लगता है मैं हार जाऊंगा। भले ही मैं जीत जाऊं, ये एक मुश्किल जीत होगी और मुझे भारी नुकसान होगा और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वू शेनटोंग को अब पछतावा हो रहा था, लेकिन बहुत जल्द उस सिर्फ पछतावे से कहीं ज्यादा महसूस हुआ। उसकी एनी के गेट और भी फैल गए और उसका मुंह अनजाने में खुल गया। उसकी एनी उसके सॉकेट से बाहर निकल रही थी, जैसे उसके सिर पर पीछे से मारा गया हो। उसका एक्सप्रेशन संदेह से हैरानी में और हैरानी से डर में बदल गया। कोहरे से न सिर्फ बड़ी संख्या में हैवी टाई डॉग्स निकले, बल्कि ग्रीन हुआ डॉग्स, स्मोक सॉन्ग डॉग्स, लाइट हैंग डॉग्स और स्टार हैंग डॉग्स भी निकले। ग्रीन हुआ डॉग्स, हरे रंग के स्केल से ढाका हुआ शरीर, एक अनोखा अंदाज। स्मोक सॉन्ग डॉग्स, नाक और मुंह से दूर छोड़ते हुए, बेहद बागी। लाइट हैंग डॉग्स, सफेद बालों का शरीर, चमकदार और नर्म। स्टार हैंग डॉग्स, लंबे और पतले, भीड़ से अलग दिखते हुए। ये कैसे हो सकता है? वू शेनटोंग चिल्लाया। ग्रीन हुआ, स्मोक सॉन्ग, लाइट हिंग और स्टार हिंग सबकी अलग अलग स्पेशलिटीज हैं। वो एक हाई लेवल पर हैं। उन्हें सामूहिक रूप से 5 महान माउंटेन डॉग्स के नाम से जाना जाता है, जो एक विशाल फॉर्मेशन बना सकते हैं। उन्हें इतने सारे कुत्ते कैसे मिल गए? जो बात वू शेनटोंग को सबसे ज्यादा विश्वास नहीं हो रही थी, वो ये थी कि दूसरी पार्टी के पास न सिर्फ 5 महान माउंटेन डॉग्स की बड़ी संख्या थी, उनके पास उनके अपने डॉग किंग्स भी थे। आखिर है कौन ये? उसके पास इतने सारे डॉग किंग्स कैसे हो सकते हैं? अविश्वसनीय। क्या ये एक भ्रम है? कोहरे में कुत्ते अभी भी एक के बाद एक निकल रहे थे, जिससे वू शेनटोंग पर बड़ा मानसिक प्रभाव पड़ रहा था। उसकी तुलना में दूसरी पार्टी एक बच्चे से लड़ रहे एक राक्षस जैसी थी।
उनकी तुलना की ही नहीं जा सकती थी। वू शेनटोंग के पास लड़ने का कोई इरादा नहीं बचा था। उसके पास इस लड़ाई को जीतने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी पार्टी को बस अपना हाथ हिलाना था और डॉग ग्रुप्स यूज कुचल देते, उसके मैनिपुलेशन स्किल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। सैनिक बाल में अंतर को तकनीकी कौशल से पूरा नहीं किया जा सकता था। कौन है ये? क्या संचा माउंटेन पर कोई रैंक 5 एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर आया है? नामुमकिन। भले ही वो रैंक 5 एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर हो, उसके पास इतनी बड़ी सेना कैसे हो सकती है? मुझे देखना होगा कि दूसरी पार्टी है कौन। वू शेनटोंग ने अपना टोकन पकड़ा और कोहरे को घूरने लगा। कोहरे से एक शख्सियत उभरी। आखिरकार अपनी असली पहचान दिखा दी। वू शेनटोंग का पसीना उसके माथे से टपक रहा था जब उसने घोंट ली। स्वूश! इसी पाल एक हल्की सी आवाज हुई और फैंग युआन उसके पीछे प्रकट हुआ। कौन? वू शेनटोंग ने कुछ महसूस किया और उसके पीछे मुड़ने से पहले ही फैंग युआन ने अपनी हथेली उसके सिर पर राखी और दबा दिया। स्प्लैट! उसका सर एक गुब्बारे की तरह फट गया। वो भी मारा गया। कोहरे से बाइनिंग बिंग आराम से बाहर चली आई। कितने राउंड बचे हैं? उसने फैंग युआन को देखा, उबासी लेते हुए, जैसे अभी अभी बिस्तर से उठी हो। चैप्टर 387, रैंक 5 गुलामी गू। दूसरों को राउंड पार करने के लिए अपना दिमाग खापना पड़ता था और वू शेनटोंग और वुगी जैसे लोगों को भी मेटिकुलसली प्लान करके अपने ऑप्शंस चुनने पड़ते थे। लेकिन लैंड स्पिरिट की मदद से बाइनिंग बिंग को बस आगे बढ़ते जाना था। बेचारा वू शेनटोंग, एक महान रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर, आखिर में बाइनिंग बिंग की शक्ल तक नहीं देख पाया। जहां तक फैंग युआन के आने की बात है, बाइनिंग बिंग बिल्कुल भी हैरान नहीं थी क्योंकि लैंड स्पिरिट ने यूज याद दिलाया था। असल में ये दोनों का मिलजुलाई कर किया गया काम था। फैंग युआन को वू शेनटोंग का अपचर चाहिए था जबकि बाइनिंग बिंग को वू शेनटोंग के एंस्लेवमेंट पाथ के गू वॉर्म्स और उसके जमा किए हुए डॉग ग्रुप्स चाहिए थे। वू शेनटोंग की मौत के साथ उसके बड़े डॉग बीस्ट्स का ग्रुप स्वाभाविक रूप से बाइनिंग बिंग की सेना में शामिल हो गया, जिससे उसकी विशाल डॉग आर्मी में 10% की बढ़ोतरी हुई। विशाल डॉग ग्रुप को देखकर फैंग युआन ने खुशी से सर हिलाया। तुम्हारी डॉग बीस्ट्स की आर्मी अब एक शुरुआती फॉर्मेशन में आ चुकी है। इस किंग क्वान इनहेरिटेंस में इस ग्रुप के साथ तुम बिना किसी समस्या के आखिरी राउंड तक पहुंच सकती हो। याद रखना, आखिरी कुछ राउंड्स में लायन मैस्टिफ्स का एक बड़ा ग्रुप है। यह लायन मैस्टिफ्स सब म्यूटेटेड बीस्ट्स हैं और इनकी लड़ाई की शक्ति 5 महान माउंटेन डॉग से कहीं ज्यादा है। यह किंग क्वान के ट्रम्प कार्ड्स थे। इनके अलावा डू डॉग एम्परर्स हैं, प्राचीन म्यूटेटेड बीस्ट्स जो आम म्यूटेटेड बीस्ट से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इस जमाने में यह किंग क्वान के दाएं और बाएं हाथ हर एक रैंक 5 गू मास्टर के बराबर है। तुम्हें उन्हें अपने वश में करना होगा। बाइनिंग बिंग ने सर हिलाया और चली गई, राउंड्स पार करना जारी रखा। तुम सच में वो हो जो फ्यूचर से आए हो, स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके अतीत में वापस आए हो। तुम्हें 3 किंग्स इनहेरिटेंस के बारे में अंदर बाहर सब कुछ पता है। लैंड स्पिरिट ने अपनी आवाज भेजी और तारीफ की। मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, इमॉर्टल एसेंस के हिस्से लगभग खत्म हो चुके हैं और सिर्फ तुम्हें 2 और लोगों को मारने के लिए काफी हैं। तुम अगला किसे मारने का प्लान कर रहे हो? फैंग युआन ने सर हिलाया और बिना किसी झिझक के कहा, जैंग सैनसैन। बीस्ट प्लेसेंटा गू में पहले हाई 89% एप्टीट्यूड आ चुका था और वो एक रत्न की तरह चमक रहा था। उसके पिछले खुरदुरे मिट्टी जैसे आकर की तुलना में अंतर जमीन आसमान का था। 2 और रैंक 4 गू मास्टर्स को मारना 90% एप्टीट्यूड हासिल करने के लिए काफी था। सेकेंड एपर्चर का एप्टीट्यूड गू मास्टर के पहले एपर्चर से ज्यादा नहीं हो सकता था। फैंग युआन का पहला एपर्चर अग्रेड का 90% था, इसलिए सेकेंड एपर्चर गू की वर्तमान सीमा भी अग्रेड 90% थी। भले ही वो इसे 99% तक बढ़ा दे, जब इसे इस्तेमाल किया जाएगा फैंग युआन के पास सिर्फ 90% हाई होगा। बाकी 9% एप्टीट्यूड बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अगर फैंग युआन भविष्य में अपने पहले एपर्चर का एप्टीट्यूड बढ़ा सका तो सेकेंड एपर्चर में भी बढ़ने की क्षमता होगी। जैंग सैनसन सिर्फ एक रैंक 4 अपर स्टेज गू मास्टर था, यी हु और कोंगरी टियन जैसे गू मास्टर से एक स्टेज नीचे। लेकिन फैंग युआन की नज़र में वो सबसे बड़ा खतरा रखने वाला दुश्मन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो वू शेनटोंग और वुगी के बाद दूसरा सबसे अच्छा एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर था। फैंग युआन के पास एक प्लान था। बाइनिंग बिंग आखिरकार एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर नहीं है और डॉग ग्रुप्स को कमांड करने में बिल्कुल नहीं है। बाद में इतने सारे डॉग बीस्ट्स को कमांड करते वक्त वो जरूर कंफ्यूज हो जाएगी। अगर वो कोई गलती ना करे तो ये एक बड़ी बात होगी। खुशकिस्मती से मुझे उससे डॉग बीस्ट्स को कमांड और कंट्रोल करवाने की जरूरत नहीं है,
और सिर्फ उससे एक बड़ा बैटल फॉर्मेशन बनाकर में हॉल की रक्षा करनी है और शांति से इंतजार करना है। इस तरह उसकी कमांड करने की क्षमता की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। हालांकि ऐसा बैटल फॉर्मेशन बेहद कठोर होगा और अगर वो किसी माहिर एनस्लेवमेंट पाथ एक्सपर्ट से टकरा गई तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर वू शेनटोंग और वूगी को सिर्फ एक छोटे से डॉग ग्रुप को कमांड करके कई हमले करने होंगे और असली स्थिति का पता लगाना होगा। फिर वो डॉग बीस्ट्स को बार बार लुभाने के लिए सेना भेजे सकते हैं और बैटल फॉर्मेशन में अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं, जिससे डिफेंस में एक छेड़ बन जाएगा। फैंग युआन को गू रिफाइन करने के महत्वपूर्ण चरण में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। लैंड स्पिरिट भी बहुत कमजोर हो जाएगा और सारी रक्षा डॉग ग्रुप पर निर्भर करेगी, इसलिए फैंग युआन स्वाभाविक रूप से अनएंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स को खत्म करना चाहता था, जो सबसे बड़ा खतरा थे। कुछ देर बाद फैंग युआन ने जैंग सन को बहुत आसानी से मार दिया। जब वूगी, वू शेनटोंग और दूसरे फैंग युआन के हाथों मारे गए तो जैंग सन भी स्वाभाविक रूप से उसके चंगुल से नहीं बच सका। लेकिन उसकी मौत ने फैंग युआन को एक अनापेक्षित सरप्राइज दिया। जैंग सन के अपचय से फैंग युआन को असल में एक रैंक 5 स्लेवरी गू मिल गया। स्लेवरी गू रैंक 1 से रैंक 5 तक उपलब्ध थे। जब ये गू किसी पर लगा दिए जाते तो वो उस गू मास्टर को कंट्रोल कर सकते थे। रैंक 5 स्लेवरी गू रैंक 5 गू मास्टर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और इसलिए ये बहुत कीमती और बेहद दुर्लभ था। उस जमाने में किंग माओ माउंटेन पर गू यू क्लैन के चौथे जनरेशन के क्लैन लीडर ने फ्लावर वाइन मोंग के साथ एक बड़ी लड़ाई की थी। जब वो लड़ाई हार गया तो उसने माफी मांगी और कहा कि वो स्लेवरी गू से गुलाम बनने के लिए तैयार है और फ्लावर वाइन मोंग के हुक्म पर चलेगा। आखिर में फ्लावर वाइन मोंग इन बातों से धोखा खा गया और उसकी लापरवाही के पाल में चौथे जनरेशन के क्लैन लीडर ने यूस पर उल्टा हमला कर दिया, जिससे वो किंग माओ माउंटेन पर अफसोस के साथ मर गया। मशहूर गू मास्टर्स को कम नहीं समझना चाहिए। ये जैंग सन एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर है, उसके पास एंस्लेवमेंट गू होना कोई अजीब बात नहीं है। उसने इसे इस्तेमाल ना करने का कारण ये था कि वो एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था और एक रैंक 5 एक्सपर्ट को हासिल करना चाहता था। आखिरकार अगर रैंक 5 स्लेवरी गू किसी रैंक 4 गू मास्टर पर इस्तेमाल किया जाता तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता। फैंग युआन ने थोड़ा सोचा और जैंग सन के विचारों का अंदाजा लगाया। उसने बीस्ट प्लेसेंटा गू को देखा, उसका एप्टीट्यूड 90% के करीब पहुंच चुका था, उस सिर्फ एक और को मारना था। इमॉर्टल एसेंस के हिस्से खत्म हो चुके थे, इसलिए फैंग युआन वैसे भी सिर्फ एक और को ही मार सकता था। इस एंस्लेवमेंट गू के साथ मैं एक व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मुझे पता होता कि इस जैंग सन के पास ये गू है तो मैं सबसे पहले इसी को मारता और स्लेवरी गू का इस्तेमाल करके एक रैंक 5 गू मास्टर को काबू में कर लेता। फैंग युआन को कुछ पछतावा हुआ। अगर उसने इस गू का इस्तेमाल टाइम यू बाई को काबू करने के लिए किया होता तो ये उसके गू रिफाइनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता। भले हाई यूज टाइम यू बाई ना मिलता, वूगी, कुमो, वुलैन शान या चू जियो भी बेहद अच्छे विकल्प थे। हालांकि अब वो सब मर चुके थे। फैंग युआन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ रैंक 4 गू मास्टर को काबू कर सकता था, लेकिन रैंक 5 स्लेवरी गू को रैंक 4 गू मास्टर्स पर इस्तेमाल करना मुर्गी मारने के लिए बैल की कुल्हाड़ी इस्तेमाल करने के बराबर था, उसकी कीमत की पूरी बर्बादी। हालांकि इसके बावजूद कि रैंक 5 स्लेवरी गू बेहद कीमती था और उसकी कीमत बर्बाद हो जाएगी, फैंग युआन फिर भी इसे इस्तेमाल करने वाला था। सेकेंड एपर्चर गू को रिफाइन करते समय उस बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा और उसके पास एक दूसरा रैंक 4 गू मास्टर होने से वो निश्चित रूप से ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन ब्लेस्ड लैंड में इतने सारे रैंक 4 गू मास्टर्स वो किसे काबू करे? यी हुओ, कॉन्ग रीटियन, लॉन्ग किंग टियन, यी चोंग के साथ ली फेइलर, टाओजी, फंग टियन यू, यानजुन, लीजियान, हु मेरा, टाई क्लैन के 4 पुराने लोग, टाइरुओ नन और दूसरे, कुछ शक्तिशाली कुछ चालाक, कुछ कमीने, कुछ बहादुर, कुछ लंबी दूरी के हमलों में माहिर, कुछ की मूवमेंट एबिलिटी बेहतरीन थी, कुछ हीलिंग में बेहतर थे, कुछ के पास बड़ी दौलत थी, कुछ के बड़े कनेक्शंस थे। हर चुनाव के अपने परिणाम थे। फैंग युआन के विचार बिजली की तरह दौड़े और कुछ देर सोचने के बाद उसने एक चुनाव किया। वही होगा, लैंड स्पिरिट, मुझे वहां ट्रांसपोर्ट करो। फैंग युआन ने फैसला किया और बिना किसी झिझक के कहा। लगभग 3 मिनट बाद फंग टियनयू फैंग युआन के सामने घुटनों के बाल बैठा था और पूरे दिल से बोला, ये अधीनस्थ फंग टियनयू मास्टर को प्रणाम करता है। फंग टियनयू, तुम रैंक 3 पर होते हुए भी रैंक 5 गू रिफाइन कर सकते थे। हालांकि रैंक 5 गू आधे दिन बाद मर गया, तुम्हें इससे तुरंत शोहरत मिली। ए फ्लैट,
चीजें बदल गई हैं, तुम्हारा क्लैन सिमट रहा है और विलुप्त होने का सामना कर रहा है। तुम अब वो यंग क्लैन लीडर नहीं हो जिसके पास कभी अनंत संभावनाएं थी। फैंग युआन ने घुटनों पर बैठे फंग टियनयू को देखा और बेरुखी से कहा। फंग टियनयू ने अपना सिर उठाया। लॉर्ड को अपने मास्टर के रूप में पाना, यह इस अधीनस्थ का सम्मान और सौभाग्य है। यह अच्छी बात है कि तुम इस बात को समझते हो। ए फ्लैट, मेरे निर्देशों के अनुसार राउंड्स पार करना जारी रखो। किंग शिन इनहेरिटेंस में एक अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू है, उस मेरे पास लाओ। फैंग युआन ने निर्देश दिया। जी, ये अधीनस्थ इस काम को मास्टर के लिए करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। फंग टियनयू ने तुरंत जवाब दिया। एंस्लेवमेंट गू के नियंत्रण में वो फैंग युआन का एक वफादार और समर्पित गुलाम बन गया था। फैंग युआन को फंग टियनयू पर भरोसा था। वो न सिर्फ सदर्न बॉर्डर के रिफाइनमेंट पाथ का एक प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली ग्रैंड मास्टर था, बल्कि वो अपनी पिछली जिंदगी में किंग शिन के इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा लाभार्थी भी था। फैंग युआन की यादों में वही था जिसने अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू हासिल किया था। ए फ्लैट पुनर्जन्म के बाद फैंग युआन न सिर्फ अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू हासिल करने वाला था, बल्कि असली मालिक को अपना अधीनस्थ भी बनाने वाला था। फंग टियनयू को लैंड स्पिरिट द्वारा गाइड किया जाएगा, उसके लिए किंग शिन के इनहेरिटेंस को पार करना कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह मैंने पहले हाई टीन किंग्स इनहेरिटेंस में से 2 हासिल कर लिए हैं। हालांकि ये भी फैंग युआन का मुख्य कारण नहीं था। उसने फंग टियनयू को चुनने का कारण उसकी रिफाइनमेंट पाथ की जन्मजात प्रतिभा थी। आखिरकार ये पहली बार था जब फैंग युआन सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन कर रहा था। ऐसे रिफाइनमेंट पाथ के ग्रैंड मास्टर के साथ ये निश्चित रूप से गू को रिफाइन करने में एक बड़ी मदद होगी। फंग टियनयू को लेने के बाद फैंग युआन अपने आखिरी टारगेट को मारने के बारे में सोचने लगा। किसे मारे? फैंग युआन का पहला विचार सबसे शक्तिशाली यी हुओ नहीं था और ना ही प्रभावशाली हु मेरा और ताओजीद, बल्कि टाई रुओ नन थी। टाई म्यू बाई की तरह फैंग युआन भी टाई रुओ नन के भविष्य की संभावनाओं को बहुत ऊंचा मानता था। ऐसी प्रतिभा जो पहले से ही परीक्षाओं से निखर चुकी थी, अगर उस बढ़ने दिया जाता तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा बनती। वो यी हु और दूसरों से भी ज्यादा भयंकर थी। हालांकि समस्या अब ये थी कि टाई रुओ नन से फैंग युआन को होने वाला खतरा यी हुओ, कॉन्ग री टियन और दूसरों जैसे गू मास्टर्स से कहीं कम था। सेकेंड एपर्चर गू रिफाइनमेंट के लिए अगर फैंग युआन ने यी हुओ को मारा तो ये निश्चित रूप से टाई रुओ नन को मारने से ज्यादा मददगार होगा। सुरक्षा के लिए यी हुओ को मारना या भविष्य को ध्यान में रखते हुए टाई रुओ नन को जेएडीडी से उखाड़ देना? फैंग युआन के विचार अचानक लैंड स्पिरिट ने तोड़ दिए। गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया है क्या? फैंग युआन हैरान था। लैंड स्पिरिट की आवाज में हल्की सी घबराहट छिपी थी। एक रैंक 4 गू मास्टर ने ब्लेस्ड लैंड के एक कमजोर हिस्से को ढूंढ लिया है। वो हिस्सा अर्थ कैलेमिटी के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस हिस्से में हेवनली पावर सबसे कमजोर है और गू मास्टर्स वहां एक गू इस्तेमाल कर सकते हैं। ए फ्लैट, वो एक रैंक 5 गू का इस्तेमाल करके हर जगह जहर फैला रहा है। इस रफ्तार से वो लगभग 8 मिनट में बाहर की दुनिया से एक रास्ता खोल देगा और ब्लेस्ड लैंड में एक छेड़ बना देगा। फैंग युआन ने तुरंत मामले की गंभीरता को महसूस किया। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था और उसके पास एक ब्लेस्ड लैंड भी था, इसलिए वो इसकी अहमियत को स्वाभाविक रूप से जानता था। अगर ब्लेस्ड लैंड में एक छेड़ हो जाता और वो बाहर की दुनिया से जुड़ जाता तो इमॉर्टल एसेंस का खर्च दोगुना हो जाता। अगर इसे समय पर रोका और ठीक नहीं किया गया तो छेड़ बड़ा और बड़ा होता जाता और आखिर में विंड्स ऑफ असिमिलेशन को आकर्षित करता। जब विंड्स ऑफ असिमिलेशन चलती तो ब्लेस्ड लैंड तबाह हो जाती। मैंने पहले हाई ब्लेस्ड लैंड के छेड़ वाले ज्यादातर हिस्सों को अलग करके काट दिया है, लेकिन 3 जगहें हैं जो महत्वपूर्ण जगहों पर हैं और उन्हें काटा नहीं जा सकता। सोचा नहीं था इस बंदे की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि वो उनमें से एक जगह तक पहुंच गया और उस छेड़ के बारे में पता भी चल गया। असली स्थिति के लिए एक नजर डालो। लैंड स्पिरिट ने आ भरी। फैंग युआन के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। दृश्य में एक गू मास्टर गहरे नीले रंग का चोगा पहने हुए था। वो पतला था और उसकी निगाहें उदास थी। ये कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग किंग टियन था। इस वक्त वो अपने एकमात्र रैंक 5 जहर गू जेड स्काई को एक्टिवेट कर रहा था। उसके चारों तरफ जमीन और आसमान सब एक हल्के हरे रंग की रोशनी की परत से ढके हुए थे। वो जिसने कभी आसमान को जड़े ग्रीन रंग दिया था। जेड स्काई गू लॉन्ग किंग टियन का मुख्य ट्रम्प कार्ड था, एक प्राचीन काल का गू जो अब लगभग विलुप्त हो चुका था। लॉन्ग किंग टियन ने इस गू का इस्तेमाल सदर्न बॉर्डर में घूमने और अनगिनत लोगों को जहर देकर भयंकर शोहरत हासिल करने के लिए किया था। ए फ्लैट, वो ब्लेस्ड लैंड के इस हिस्से को जहर दे रहा था।
चैप्टर 388 जेड स्काई किंग टियन हु इमॉर्टल जिन हुवांग। सोचा नहीं था मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी, मुझे गलती से ये कमजोर एरिया मिल गया। लॉन्ग किंग टियन की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक उत्साहित एक्सप्रेशन उभार आया। आखिरकार, भले हाई 3 किंग्स इनहेरिटेंस में 100 राउंड्स दी, हर एक में कई विकल्प थे, जैसे एक विशाल पेड़ की शाखाएं। उसका इस जगह पहुंचना 10,000 में से एक से भी दुर्लभ था। उसकी किस्मत पूरी तरह से चमक गई थी। इस जगह को नियंत्रित करने वाली हेवनली पावर बहुत कमजोर है। मैं यहां असल में एक गू इस्तेमाल कर सकता हूं। हाँ, मेन जेड स्काई गू का इस्तेमाल करूंगा और इस ब्लेस्ड लैंड को जहर दे दूंगा। इस तरह मैं मुख्य दुनिया से संपर्क कर पाऊंगा और एक कनेक्शन बना पाऊंगा। एक बार रास्ता बन गया, मैं यहां अपनी मर्जी से गू वॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकूंगा। मुझे 3 किंग्स के नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इस जगह को अपना बेस बनाऊंगा और अपना प्रभाव बढ़ाऊंगा और सारे इनाम हासिल करूंगा। ही, कौन है वहां? लॉन्ग किंग टियन ने कुछ महसूस किया और पलट कर देखा। दूर एक व्यक्ति को देखा। लिटिल बीस्ट किंग फैंग जेंग। लॉन्ग किंग टियन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। फैंग युआन के यहां होने पर अजीब महसूस हुआ। फैंग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक हड्डी का कांटा बाहर निकल कर उड़ा। लॉन्ग किंग टियन ने नाक सिकोड़ी, अपना डिफेंसिव गू एक्टिवेट किया। उसके चारों तरफ जड़े ग्रीन जेड स्काई गू का जहर था, जो पहले से ही एक बड़े इलाके में घुस चुका था। फैंग युआन के पास जहर से बचने का कोई तरीका नहीं था और उसने गू जहर को छूने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो सिर्फ लंबी दूरी से ही लड़ सकता था। इस समय फैंग युआन के पास सिर्फ म्यूटेटेड बीस्ट फैंटम्स बचे थे, लेकिन उसके पास रैंक 4 ऑल आउट एफर्ट गू नहीं था, इसलिए वो उन्हें अपनी मर्जी से नहीं बुला सकता था। लेकिन उसने इतने सारे गू मास्टर एक्सपर्ट्स को मारा था और कई अलग अलग गू वॉर्म्स हासिल किए थे जिनका इस्तेमाल लंबी दूरी के हमलों के लिए किया जा सकता था। लड़ाई के कुछ हाई राउंड्स में लॉन्ग किंग टियन फैंग युआन से हार गया। लॉन्ग किंग टियन एक बार में सिर्फ एक गू इस्तेमाल कर सकता था। फैंग युआन लैंड स्पिरिट की मदद से कितने भी गू इस्तेमाल कर सकता था। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। भले ही वो जीत गया, फैंग युआन का चेहरा बिगड़ा हुआ था। लॉन्ग किंग टियन की लाश का रंग हल्का जड़े ग्रीन था, जो पहले से हाई जेड स्काई गू के जहर से जहरीला हो चुका था। इस डिमोनिक एक्सपर्ट ने मरने से पहले फैंग युआन पर अंधेरे में मुस्कुराया, फिर जड़े स्काई गू को एक्टिवेट किया और जहर से खुद को मार लिया। फैंग युआन ने लॉन्ग किंग टियन को नहीं मारा। वो जानता था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और उसने खुदकुशी कर ली, जैसा कि एक डेमोनिक हेड से उम्मीद थी। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। जेड स्काई गू में प्राचीन युग का एक विशेष जहर था जो अब विलुप्त हो चुका है। वर्तमान सदर्न बॉर्डर में सिर्फ 4 महान डॉक्टर्स हाई इसे साफ कर सकते हैं। अगर फैंग युआन उसका अपचर निगलना चाहता तो यूज जहर के संपर्क में आना पड़ता। अगर यूज जहर लग गया तो 2 घंटे से भी कम समय में उसका पूरा शरीर एक हरी रोशनी में घुल जाएगा। बहुत कम गू मास्टर्स जेड स्काई गू के जहर से बच पाते थे। वू क्लैन का वू शेंटोंग बेहद किस्मत वाला था। भले हाई फैंग युआन जहर लगने का रिस्क ल, उस शायद कोई गू ना मिले। यहां कमजोर हेवनली पावर के साथ लॉन्ग किंग टियन आसानी से अपने गू वॉर्म्स को एक एक करके खुद ही ब्लास्ट कर सकता था। फायदे रिस्क के अनुपात में नहीं थे। फैंग युआन ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसकी वजह से मेरा आखिरी हिस्सा इमॉर्टल एसेंस लॉन्ग किंग टियन पर खर्च हो गया। बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटर गू का एप्टीट्यूड सिर्फ 89% तक ही पहुंच पाएगा। फैंग युआन को बहुत अफसोस हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद वो अपने चाहे हुए 90% तक नहीं पहुंचा। आखिरकार मैं अभी भी काफी कमजोर हूं। इस तरह के प्लान्स को अंजाम देना सिर्फ किस्मत पर ही छोड़ा जा सकता है। लॉन्ग किंग टियन द्वारा पैदा की गई इस अनापेक्षित स्थिति ने उस चौंका दिया था। फैंग युआन इंसान था, भगवान नहीं। उसने इसके होने की उम्मीद नहीं की थी। भले ही उसके पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें थी और वो डिटेल्स को साफ साफ याद कर सकता था, लेकिन ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में अगर कोई जिक्र ना करे तो कौन जानेगा। इसके अलावा अपने पुनर्जन्म के बाद उसने कई घटनाएं बदल दी थी। क्या लॉन्ग किंग टियन द्वारा हुई ये घटना उसकी पिछली जिंदगी में हुई थी? यह अनजान था। 20 स्ट्रेंथ प्लेसेंटर गू को छोड़ो, इससे भी बुरा यह है कि जमीन पहले हाई जेड स्काई गू के जहर से संक्रमित हो चुकी है। जहर आखिरकार फैल जाएगा। तब तक ये जमीन साथ जाएगी और हरे नीले रंग की रोशनी में बदल जाएगी, एक बड़ा छेड़ बना देगी। फैंग युआन ने इस इलाके को देखा जहां हरा रंग गहरा होता जा रहा था और आगे फैल रहा था। ऐसी कमजोरी ब्लेस्ड लैंड के विनाश को और तेज कर देगी। इसका मतलब यह भी है कि लैंड स्पिरिट और भी कमजोर हो जाएगा।
अगर ये एक नई ब्लेस्ड लैंड होती, जब तक इमॉर्टल एसेंस काफी होता, भले ही जहर ठीक ना हो पाता, वो इस सड़े हुए इलाके को काट कर छेड़ को ठीक कर सकती थी। लेकिन ये ब्लेस्ड लैंड पहले से ही बहुत पुरानी है और इमॉर्टल एसेंस की कमी है। यहां अब एक छेड़ बनना ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनके जैसा है। मेरे पास गू रिफाइन करने के लिए बहुत कम वक्त बचा है, मुझे जल्दी करनी होगी। इस पॉइंट पर फैंग युआन की बेरहम मारकाट अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। वो हॉल में वापस लौटा और वक्त के खिलाफ अपने गू को रिफाइन करने लगा। जैसे जैसे दिन बीते, स्प्रिंग ऑटम सकाडा का दबाव बढ़ता गया। फैंग युआन दिन में सिर्फ 1 घंटा सोता था, खुद को अपनी सीमाओं तक धकेल रहा था। जब वो जान पर खेलकर मेहनत कर रहा था, कुछ अनिवार्य विफलताओं को छोड़कर उसकी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही थी। यहां तक कि लैंड स्पिरिट भी तारीफों से भरा हुआ था। जब फैंग युआन सफलता के करीब पहुंच रहा था, उसका छोटा भाई बेहद जोश में था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, टीएनटी माउंटेन। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के बीच में डांगहू माउंटेन पर फैंग झिंग बड़ी मेहनत से चल रहा था, एक के बाद एक लोगों को पीछे छोड़ते हुए। इस दौरान वो ध्यान का केंद्र बन गया। कई लोगों की नजरें यूएस पर आकर्षित हुई। ये वही है, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का फैंग झेंग। उसने फिर से एक और आदमी को पीछे छोड़ दिया। कोई जल रहा था और ईर्ष्या कर रहा था। फैंग झेंग के ऊपर चढ़ते हुए सिलुएट को देखकर फेरी बाइशिया की एक में एक उलझन भरा एक्सप्रेशन था। इस लड़के के साथ कुछ अजीब हो रहा है। इस रफ्तार से वो शायद पीक तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति हो सकता है। वे वो शांग जिसका फैंग झेंग से कुछ झगड़ा था, उस भी ये मानना पड़ा कि फैंग झेंग के सफल होने के काफी चांसेस थे। फैंग झेंग अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके मेहनत से चल रहा था। वो हॉन्फ रहा था। लॉर्ड स्काई क्रेन की मदद से उसने 10 सेक्ट के एलीट्स को एक एक करके पीछे छोड़ दिया। आखिर में उसके ऊपर सिर्फ 3 लोग बचे थे, सियो चीजिंग, यिंग शेंगजी, फंग जिन हुवैंग। ये लड़का आखिरकार आगे आ गया। मैंने वन सोनवेगु बेकार में इस्तेमाल नहीं किया। ही फंग यांग ध्यान से देख रहा था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। बिना किसी दुर्घटना के विजेता इन चारों में से ही कोई एक होगा। एक गू इमॉर्टल ने मन ही मन कहा। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की रफ्तार तेज है, लेकिन ही अभी भी यह अनिश्चित है कि आखिरी पाल में कौन जीतेगा। वास्तव में इमॉर्टल क्रेन सेक्ट अभी सिर्फ चौथे स्थान पर है और पहले 3 से उसके बीच बड़ा अंतर है। ए फ्लैट। ये इस पर निर्भर करता है कि क्या वो आगे के सीमित समय में उन्हें पीछे छोड़ पाता है या नहीं। गू इमॉर्टल्स आपस में बातें कर रहे थे। पूरा इनहेरिटेंस कंपटीशन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका था। बड़े हॉल में पानी के टैंक के आकार का एक बहुरंगी रोशनी का गोला हवा में तैर रहा था जब वो घूम रहा था। फैंग युआन ने यूज नियंत्रित किया जब उसकी उंगली खून से लाल थी। बुदबुदाते हुए 90 ग्राम विलो ऑपमेंट निकलो। तुरंत फर्श से एक उभरी हुई मूर्ति अलग हो गई और एक ठोस मैस में बदल गई। यह विलो ऑपमेंट था। यह एक प्राचीन समय का मटेरियल था जो आज की दुनिया में शायद ही देखा जाता है। इसे लैंड स्पिरिट ने निकला था। 90 ग्राम काटकर यूएस रेनबो कलर्ड रोशनी में डाल दिया। फैंग युआन ने ध्यान केंद्रित किया, कोई लापरवाही नहीं की। जैसे ही रोशनी पीली हुई, उसने कहा, टी स्नोबॉल गू निकलो। टी स्नोबॉल गू पीली रोशनी में उड़ गए। पानी के टैंक के आकार का रोशनी का गोला अब भी पीला था, लेकिन उसका आयतन कम हो रहा था। आखिर में वो एक छोटी सी इनकंस्पिक्यूअस मिट्टी पीली चट्टानी में बदल गया। फैंग युआन ने इस चट्टानी को सावधानी से पकड़ा, गहरी सांस लेते हुए। इस गू को रिफाइन करने के लिए उसने 2 दिन और 1 रात लगाए। ये आखिरकार खत्म हो गया था। वो बेहद थक गया था, लेटकर तुरंत सो गया, जैसे पूरे 1 हफ्ते तक सोना चाहता हो। लेकिन 1 घंटे बाद यूज लैंड स्पिरिट ने जागा दिया। ये चट्टानी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। अगले 15 मिनट बाद ये एवापोरेट हो जाती। तब तक फैंग युआन की कड़ी मेहनत पानी में मिल जाती और उस दोबारा शुरू करना पड़ता। गू रिफाइन करना मुश्किल है। ये एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर होना चाहिए जिसे रिफाइनमेंट पाथ में महारत हो। यहां तक कि मैं, जिसके पास मेरी यादें और नींव है, मुझे भी ये मुश्किल लगा और मैं कई बार लगभग फेल हो गया। ये सच में टेंशन वाला था। कोई हैरानी नहीं कि मेरी पिछली जिंदगी में कोई भी सेकंड एपर्चर गू रिफाइन नहीं कर पाया। फैंग युआन ने आह भरी और अपने गालों पर थपथपाया, खुद को जागते हुए। 1 घंटे आराम करने के बाद उस काफी बेहतर लगा, लेकिन उसका सिर अभी भी भारी था। उसने बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च कर दी थी और वो मानसिक रूप से थक चुका था। सेकंड एपर्चर गू एक रैंक 6 गू था। एक इमॉर्टल गू रिफाइन करना कोई आसान काम नहीं था।
फैंग युआन को आईने में देखने की जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि वो निश्चित रूप से पीला लग रहा होगा, गहरी आंखों के घेरों के साथ, बिखरे बालों और एक बेहद थके हुए चेहरे के साथ। लैंड स्पिरिट, कितना इमॉर्टल एसेंस बचा है? उसने पूछा। 5 हिस्से बचे हैं, लैंड स्पिरिट ने जवाब दिया, उसकी आवाज में कमजोरी महसूस हो सकती थी। लॉन्ग किंग टियन के मारे जाने को 18 दिन बीत चुके थे। ब्लेसड लैंड के कमजोर होने की दर ने फैंग युआन को चुपके से चौंका दिया था। 3 किंग्स इनहेरिटेंस को बनाए रखने के लिए इमॉर्टल एसेंस बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था। ऐसी घटना ने बाहर की दुनिया को पागल कर दिया था। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा गू मास्टर ब्लेस्ड लैंड की खोज करने आए कुछ स्थापित एक्सपर्ट्स थे। सिर्फ 5 हिस्से इमॉर्टल एसेंस बचे हैं, लेकिन गू रिफाइनमेंट सिर्फ 2/3 ही पूरा हुआ है। लैंड स्पिरिट, आज क्या तारीख और महीना है? फैंग युआन ने गंभीर चेहरे से पूछा। तुम्हारे कैलेंडर के अनुसार आज द 19th ऑफ अक्टूबर है। द 19th ऑफ अक्टूबर, मेरे हिसाब से सेकेंड एपर्चर गू का रिफाइनमेंट 5 दिन में आखिरी चरण तक पहुंच जाएगा। 24 अक्टूबर, हिस्ट्री के हिसाब से ये वही दिन नहीं है जब फंग जिन हुआंग ने जीत हासिल करके हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को पाया था? फैंग युआन ने फंग जिन हुआंग के बारे में सोचा। इस लड़की के पास अद्भुत प्रतिभा और एक मजबूत बैकग्राउंड था। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड विरासत में मिलने के बाद वो तेजी से ऊपर उठी। भविष्य में उसने इसका इस्तेमाल करके गू इमॉर्टल रेल्म तक कल्टिवेट किया और अपना प्रभाव पूरी दुनिया में फैलाया, एक शानदार रोशनी के साथ चमकी। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में वो सदर्न बॉर्डर से भागकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंचा, एक गू इमॉर्टल बना और ब्लडविंग डिमोनिक सेक्ट बनाने के बाद ये औरत उसकी मौत की दुश्मन थी। उनके बीच कम से कम कुछ 100 लड़ाइयां हुई और आखिर में फैंग युआन ने कई डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स के साथ मिलकर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया, एक दर्दनाक कीमत चुकाकर यूज मारा। मेरा असर अभी तक सेंट्रल कॉन्टिनेंट तक नहीं पहुंचा होगा। फंग जिन हुआंग ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हासिल कर ली, ये तो जैसे आसमान से मिला वरदान था। इसके सामने तो सेकंड एपर्चर गू भी कुछ नहीं है। फैंग युआन ने आह भरी, उसकी पिछली जिंदगी की दुश्मन आसमान छूने वाली थी, लेकिन वो बहुत दूर था और इसे रोक नहीं सकता था। फैंग युआन को नहीं पता था कि उसका भाई अभी भी जिंदा था और फंग जिन हुआंग और बाकियों के साथ एक जबरदस्त कंपटीशन में लगा हुआ था। उसके पुनर्जन्म का असर पहले हाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 सेक्ट्स पर पड़ चुका था। चैप्टर एंड।